आपको ठीक ठीक पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वो क्षण जब आपकी मुट्ठी भींच जाती है, जब आप महसूस करते हैं कि दुनिया आपके नियंत्रण से बाहर फिसल रही है। ये वो सुबह हो सकती है जब आपका अलार्म 5 मिनट देर से बजता है और अचानक उस छोटी सी चूक से पूरा दिन पटरी से उतर जाता है। ये वो ईमेल हो सकता है जो आपके डेस्क पर आता है, एक संक्षिप्त बेतुकी आलोचना जो आपके पूरे सप्ताह की मेहनत को जमीन पर गिरा देती है। या शायद वो सामाजिक बातचीत जहां किसी ने एक तीखी टिप्पणी की और आप घंटों तक उस पर सोचते रहे, कल्पना करते रहे कि आपको क्या कहना चाहिए था, कैसे उस क्षण को जीतना चाहिए था। हम आधुनिक पुरुष नियंत्रण के आदी हैं। हम डेटा नियंत्रित करते हैं, हम परियोजनाओं को नियंत्रित करते हैं, हम अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम मानते हैं कि यदि हम बस थोड़ा और प्रयास करें, थोड़ा और धक्का दें, तो अराजकता दूर हो जाएगी और व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता एक जिद्दी पत्थर है। यह आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं मुड़ता, यह अपनी धुन पर चलता है और जितनी तेजी से आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेजी से ये रेत की तरह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। ये संघर्ष, ये आंतरिक युद्ध जो हम हर दिन लड़ते हैं, अपने बॉस के कठोर शब्दों के खिलाफ, ट्रैफिक जाम की निराशा के खिलाफ, या बस उस शाश्वत एहसास के खिलाफ कि समय कभी वापस नहीं आता, ये हमें थका देता है। हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम शिकायत करते हैं, हम तर्क करते हैं, हम क्रोधित होते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। हम अपने ही मन को एक युद्ध क्षेत्र बना लेते हैं जहां बाहरी दुनिया का हर छोटा सा झटका एक बड़े विस्फोट में बदल जाता है। ये वो जगह है जहां हम रुकते हैं। ये वो चौराहा है जहां हमें ये स्वीकार करना होगा कि बाहरी दुनिया एक अनंत अप्रत्याशित समुद्र है। आप हर लहर को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप हवा की दिशा तय नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जहाज को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने लंगर को नियंत्रित कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि तूफान के दौरान आप किस तरह खड़े रहेंगे। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, उस मूलभूत भ्रम को तोड़ना कि शक्ति बाहरी सफलता या बाहरी नियंत्रण में निहित है। सच्ची शक्ति, वो शक्ति जिसके बारे में महान दार्शनिकों ने सदियों पहले बात की थी, वो आपके भीतर है। ये आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता है। ये दुनिया को जैसा वो है वैसा स्वीकार करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी अपनी अखंडता और उद्देश्य को बनाए रखने की क्षमता है। हम इस यात्रा में उस आंतरिक किले की तलाश करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे उन आवाजों को शांत किया जाए जो हमें लगातार बाहरी मान्यताओं और क्षणिक सुखों की ओर खींचती है। हम देखेंगे कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी निराशाएं, वो उपहास, वो असफलता, वो दुखद समाचार वास्तव में हमारे विकास के लिए ईंधन कैसे बन सकती है। ये कोई निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, जानबूझकर किया गया चुनाव है। ये चुनने का साहस है कि आप अपने मन के स्वामी बनेंगे, न कि परिस्थितियों के दास। ये उस आधुनिक योद्धा की यात्रा है जो जानता है कि सबसे कठिन लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि सुबह उठने पर अपने ही सिर के भीतर लड़ी जाती है। इस यात्रा का लक्ष्य बाहरी तूफान को शांत करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा लंगर डालना है जिसे कोई लहर हिला न सके। हम उस शक्ति को खोजने जा रहे हैं, उस आत्मनियंत्रण को जो आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो स्वतंत्रता
जो दुनिया की कोई भी संपत्ति या शक्ति कभी नहीं दे सकती। अब हम उस शोर में उतरते हैं जो हमें रोज दबाता है और देखते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया को कैसे बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए वो क्षण जब आप किसी मीटिंग में अपनी पूरी मेहनत का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके सामने वो सहकर्मी बैठा है जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। आपने अभी अपनी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझाया ही है और वो बिना किसी संकोच के सबके सामने आपके विचार को हास्यास्पद ठहराता है। एक सूक्ष्म कटाक्ष, एक हल्की सी हंसी जो कमरे में फैल जाती है। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है, ये एक परोक्ष हमला है जो आपकी प्रतिष्ठा की नींव को हिला देता है। आपके भीतर तुरंत एक तेज गर्मी महसूस होती है। ये प्रतिक्रिया सहज है, लगभग पशुवत। आपकी पहली इच्छा होती है कि आप उस व्यक्ति को उसकी जगह दिखा दें, उसके तर्क के हर धागे को खींचकर तोड़ दें। आप तुरंत अपने बचाव में खड़े होना चाहते हैं, शब्दों का एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना चाहते हैं जो उन्हें कभी भेद न सके। ये वो क्षण है जब तर्क उड़ान भर लेता है और केवल कच्ची भावना, लड़ो या भागो की वृत्ति नियंत्रण संभालती है। इसके अतिरिक्त जरा सोचिए, जब आप किसी आवश्यक सरकारी दस्तावेज के लिए महीनों से प्रयास कर रहे हों। हर बार एक नया नियम, एक नया हस्ताक्षर, एक नई बाधा सामने आती है। आप जानते हैं कि यह प्रणाली अक्षम है, शायद जानबूझकर कठोर है, और ये आपको एक अदृश्य दुर्जेय शत्रु के खिलाफ खड़ा कर देती है। आपका गुस्सा किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस पूरी अमूर्त संरचना पर केंद्रित होता है जो आपकी प्रगति को रोक रही है। ये गुस्सा एक मूक आक्रोश में बदल जाता है जो आपकी छाती में एक भारी पत्थर की तरह बैठ जाता है। परिणाम स्वरूप हम उस क्षणिक संतुष्टि की कीमत चुकाते हैं जो प्रतिक्रिया देने से मिलती है, चाहे वो सार्वजनिक अपमान हो या प्रशासनिक विफलता। हम उस दिन के बाकी हिस्से को उसकी छाया में जीते हैं। हमारी उत्पादकता गिर जाती है, हम घर पहुंचते हैं और वो कड़वाहट हमारे निजी संबंधों में रिसने लगती है। हम अनजाने में उस बाहरी जहर को अपने आंतरिक वातावरण में फैलने की अनुमति दे देते हैं, जिससे हमारे अपने ही मन में अशांति पैदा हो जाती है। इसके विपरीत हमें यह समझना होगा कि ये आवेग, ये तुरंत प्रतिक्रिया देने का आग्रह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमें उस बाहरी व्यक्ति या उस बाहरी परिस्थिति के हाथ की कठपुतली बना देता है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम उन्हें अपनी शांति भंग करने की अनुमति देते हैं। हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरी आंतरिक स्थिरता किसी सहकर्मी के कटाक्ष या किसी सरकारी कागज की कमी से इतनी आसानी से नष्ट हो जानी चाहिए? जिस चीज को हम अपनी सुरक्षा समझते हैं वो वास्तव में हमारी कमजोरी का खुला प्रदर्शन बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अक्सर भावनात्मक कवच बनाने की कोशिश करते हैं। हम कठोरता का मुखौटा पहनते हैं, ये सोचते हुए कि ये हमें चोट से बचाएगा, लेकिन ये कवच हमें केवल और अधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि ये हमारी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच कोई वास्तविक दूरी नहीं बनाता है। ये केवल प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने की निरंतर थका देने वाली स्थिति है। हम हमेशा हमले की आशंका में जीते हैं और इस निरंतर तनाव के कारण हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में विफल रहते हैं। ये जाल है। जब हम बाहरी दुनिया को अपनी भावनाओं को निर्धारित करने देते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी आत्मनिर्णय की शक्ति, उन्हें सौंप देते हैं। हम उस क्षणिक अपमान को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी होने देते हैं। हमें इस सहज प्रतिक्रिया के क्षण को पहचानना सीखना होगा, इससे पहले कि ये हमें नियंत्रित करे
और ये समझना होगा कि चुनौती बाहरी नहीं है। चुनौती हमेशा हमारे भीतर उस प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता में निहित होती है। ये जागरूकता ही अगली गहरी लड़ाई का पहला कदम है। वो लड़ाई जिसमें हम अपने भावनात्मक आवेगों को अनुशासित करना सीखते हैं। ये अनुशासन ही हमें उस आंतरिक किले की ओर ले जाता है जिसकी हमें तलाश है। इस मोड़ पर हमें एक गहरा गोता लगाना होगा। जब दुनिया बाहर से चिल्लाती है, जब अप्रत्याशित घटनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो असली चुनौती है अपने भीतर के संवाद को सुनना। क्या आप उन बाहरी घटनाओं को अपने मन में प्रवेश करने और अराजकता फैलाने की अनुमति दे रहे हैं? बाहरी कोलाहल को शांत करने के लिए हमें अपने आंतरिक किले, इंटरनल सिटाडेल की नींव मजबूत करनी होगी। ये वो अभेद्य स्थान है जहां हम तय करते हैं कि कौन सा विचार प्रवेश करेगा और कौन सा बाहर रहेगा। ये संघर्ष अब बाहरी नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक है। एक ऐसा युद्ध जहां शत्रु की पहचान हमारी अपनी अनिर्दिष्ट धारणाएं हैं। इसके अतिरिक्त जीवन को एक विशाल, अप्रत्याशित समुद्र मानिए। हम सोचते हैं कि हम तूफान को रोक सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि लहरें शांत हो जाएं, लेकिन ये मूर्खता है। बुद्धिमान नाविक हवा की दिशा बदलने की कोशिश नहीं करता, नहीं वो समुद्र की शक्ति पर क्रोधित होता है। वो अपनी पाल और पतवार को कुशलता से समायोजित करता है, उस शक्ति का उपयोग करता है जो उसके नियंत्रण में है, यानी अपने जहाज को संभालना। बाहरी परिस्थितियां केवल हवाएं हैं, वे आएंगी और जाएंगी। आपका चरित्र, आपका विवेक, आपका दृढ़ संकल्प, यही आपकी पतवार है। यदि आप अपनी पतवार मजबूत नहीं रखेंगे तो आप हर छोटे से झोंके पर बह जाएंगे और दोष हवा को देंगे। विचार कीजिए, हम दूसरों की राय को इतना महत्व क्यों देते हैं? हमें क्यों लगता है कि हमारी सफलता या हमारा मूल्य किसी और की स्वीकृति, किसी की प्रशंसा या किसी की तालियों पर निर्भर करता है? ये मान्यता की तलाश हमें कमजोर बना देती है। हम उस कलाकार की तरह बनना चाहते हैं जिसकी पहचान केवल उसके दर्शकों की तालियों से होती है। लेकिन जब तालियां रुक जाती हैं या जब दर्शक आलोचना करने लगते हैं, तो क्या आपका अस्तित्व भी बिखर जाता है? जब हम दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हैं, अपनी आंतरिक स्थिरता को एक अस्थिर बाहरी शक्ति के अधीन कर देते हैं। ये एक ऐसी निर्भरता है जो हमें कभी भी सच्ची आजादी नहीं देती। महान दार्शनिकों ने 2000 साल पहले इस सत्य को स्पष्ट किया था। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में है: हमारे निर्णय, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, और जो नहीं है, दूसरों के कार्य, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, भाग्य। हमारी सारी पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब हम इन दोनों क्षेत्रों को मिला देते हैं, जब हम अपनी ऊर्जा उस पर लगाते हैं जो हमारा नहीं है, जैसे किसी और के मन को बदलना या भविष्य की गारंटी देना, तो हम हारना सुनिश्चित करते हैं। ये एक ऐसी भूल है जो हमें रोजाना मानसिक कष्ट देती है। परिणाम स्वरूप हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और एक नया कवच धारण करना होगा। ये कवच कठोरता का नहीं, बल्कि विवेक का बना होना चाहिए। जब कोई आपको अपमानित करता है या जब कोई परियोजना विफल हो जाती है, तो ये बाहरी घटना नहीं है जो आपको चोट पहुंचाती है, बल्कि उस घटना के बारे में आपका निर्णय है। आपका उस पर लेबल लगाना है। ये निर्णय ही वो एकमात्र चीज है जिसे आप तुरंत और पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं।
ये समझना कि बाहरी घटनाएं नैतिक रूप से तटस्थ हैं और ये हमारा आंतरिक मूल्यांकन है जो उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। यही आत्मनियंत्रण का प्रवेश द्वार है। इसके अतिरिक्त हमें अपने आंतरिक आलोचक को पहचानना होगा। अक्सर बाहरी आलोचना से ज्यादा घातक वो आत्मालोचना होती है जो हम अपने भीतर करते हैं। हम खुद को उन मानकों पर आंकते हैं जो अतार्किक है, और जब हम उन तक नहीं पहुंच पाते तो हम खुद को ही दंडित करते हैं। ये आत्मतोड़ फोड़ बाहरी दुनिया की किसी भी बाधा से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। हमें इस आवाज को अनुशासित करना होगा, इसे तर्क और न्याय की कसौटी पर कसना होगा। तभी हम बाहरी दुनिया की राय के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर बढ़ते हैं। हम बाहरी शोर के गुलाम नहीं हैं। स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन में आने वाले हर विचार को कितनी सावधानी से जांचते हैं। ये पहचानना कि बाहरी दुनिया केवल एक पृष्ठभूमि है और असली नाटक हमारे मन के मंच पर चल रहा है, यही हमारी आंतरिक शक्ति का उद्भव है। ये वो गहन क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है, क्रोधित होना या शांत और उद्देश्यपूर्ण बने रहना। ये चुनाव ही आपको परिस्थितियों के ऊपर उठाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे क्षण में हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। ये सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है, बल्कि एक गंभीर झटका है। शायद एक व्यावसायिक साझेदारी अचानक टूट गई या एक बड़ा निवेश डूब गया। बाहरी दुनिया ने आपको घुटनों पर ला दिया है, उस निराशा के चरम बिंदु पर जब आप महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। तभी एक स्पष्टता आती है। यह स्पष्टता बिजली के झटके जैसी होती है। यह घटना केवल एक तथ्य है, लेकिन आपकी पीड़ा एक विकल्प है। यह समझ आती है कि दुनिया ने आपसे कुछ लिया हो सकता है, लेकिन इसने आपकी निर्णय लेने की शक्ति को नहीं छीना है। इस अंतर्दृष्टि का सार क्या है? यह प्रतिक्रिया के स्वचालित दरवाजे को बंद करने जैसा है। सामान्यतः उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच कोई अंतर नहीं होता। कोई कहता है आप क्रोधित होते हैं, कोई लेता है आप दुखी होते हैं, लेकिन अब आप बीच में एक जानबूझकर ठहराव डालते हैं, एक माइक्रोन का अंतराल, जिसे हम समय फैलाव कह सकते हैं। ये अंतराल ही आपकी स्वतंत्रता का क्षेत्र है। यह आपको थर्मामीटर होने से रोकता है, जो केवल परिवेश के तापमान को दर्ज करता है और उसी के अनुसार बदल जाता है। इसके बजाय आप थर्मोस्टेट बन जाते हैं, जो आंतरिक तापमान निर्धारित करता है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड या गर्मी हो। आप बाहरी दबाव के गुलाम नहीं हैं। आप अपने आंतरिक वातावरण के नियंत्रक हैं। इसके अतिरिक्त विचार करें कि दुख कोई अपरिहार्य कर नहीं है जिसे हर नुकसान पर चुकाना ही पड़ता है। ये एक अतिरिक्त शुल्क है जिसे आप अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं। जब कोई ईंट गिरती है तो ईंट का गिरना निश्चित है, लेकिन उस ईंट को अपने कंधे पर ढोना या उस पर बैठकर रोना, ये पूरी तरह से आपकी पसंद है। ये अनुभूति हमें भावनात्मक भार से मुक्त करती है। अब आप उस घटना के साथ भावनात्मक रूप से चिपके नहीं रहते। आप उसे एक तटस्थ प्रेक्षक की तरह देखते हैं, जो केवल डेटा एकत्र कर रहा है, न कि जजमेंट पास कर रहा है। ये अलग होना, ये भावनात्मक अलगाव आपको स्थिति का मूल्यांकन करने और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने की शक्ति देता है। परिणाम स्वरूप आपकी ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से बदल जाता है। जहां पहले आप बाहरी ताकतों पर प्रतिक्रिया करके अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे, अब आप उस ऊर्जा को अपने आंतरिक निर्माण में लगाते हैं।
ये शक्ति का एक मौलिक पुनर्विन्यास है। आप अब जीवन के शिकार नहीं हैं, आप इसके वास्तुकार हैं। यदि दुनिया ने आपके लिए एक दरवाजा बंद कर दिया है, तो आप उस बंद दरवाजे पर खड़े होकर रोते नहीं हैं। आप तुरंत उपलब्ध खिड़कियों और वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन शुरू कर देते हैं। इस सक्रिय दृष्टिकोण से बाधाएं अब अवरोध नहीं रहती, बल्कि केवल उस रास्ते का पुनर्निर्देशन बन जाती है जिसे प्रकृति ने आपके लिए चुना है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अंतर्दृष्टि हमें वर्तमान क्षण की पूर्णता का एहसास कराती है। चिंता हमेशा अतीत की गलतियों या भविष्य के डर पर टिकी होती है, लेकिन जब आप अपनी प्रतिक्रिया के क्षण को नियंत्रित करते हैं, तो आप पूरी तरह से यहां और अभी में होते हैं। ये वो जगह है जहां वास्तविक कार्य होता है, जहां आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन ये क्षण, ये प्रतिक्रिया का क्षण, ये पूरी तरह से आपका है। अपनी चेतना को इसी क्षण में केंद्रित करके आप उस भावनात्मक शोर को काट देते हैं जो आपको विचलित करता है। इस नए ज्ञान को अपनी कसौटी पर परखें। जब अगली बार कोई अप्रत्याशित हृदय विदारक घटना हो, तो अपने आप से पूछें, क्या मैं उस बाहरी कारक को अपनी शांति चुराने दे सकता हूं? क्या मैं अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को एक बाहरी क्षणभंगुर घटना के अधीन कर सकता हूं? ये आंतरिक प्रश्न एक फिल्टर का काम करता है, जो आपको उस अवांछित भावनात्मक कचरे को अस्वीकार करने की अनुमति देता है जिसे दुनिया लगातार फेंक रही है। ये एहसास है कि आप हमेशा जीतते हैं, क्योंकि जीत या हार का फैसला बाहरी परिणाम नहीं करता, बल्कि आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया करती है। ये वो सर्वोच्च ज्ञान है जो आपको अजेय बनाता है। यह आपकी आत्मनिर्णय की शक्ति का चरमोत्कर्ष है। अब जबकि आपने उस महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को पहचान लिया है कि आपकी पीड़ा बाहरी घटना में नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया में निहित है, तो सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जाए। ये ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं हो सकता, इसे आपके दैनिक कार्यों की मशीनरी में एकीकृत किया जाना चाहिए। ये एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक परिचालन मार्गदर्शिका बननी चाहिए। सबसे पहले हमें दैनिक नकारात्मक विजुअलाइजेशन, डेली नेगेटिव विजुअलाइजेशन की आदत डालनी होगी। ये निराशावादी होने का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक निवारक मानसिक तैयारी है। हर सुबह कुछ मिनट बैठकर उन चीजों की कल्पना करें जो आज गलत हो सकती है। आपकी उड़ान रद्द हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण क्लाइंट अनुबंध तोड़ सकता है, या आप स्वास्थ्य संबंधी मामूली परेशानी का सामना कर सकते हैं। जब आप जानबूझकर इन संभावित झटकों का सामना करते हैं, तो आप उनके भावनात्मक प्रभाव को पहले ही कम कर देते हैं। जब वे वास्तव में होते हैं, तो वे एक आश्चर्य या आपदा के रूप में नहीं आते, बल्कि एक ऐसी घटना के रूप में आते हैं जिसके लिए आपने मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास किया था। ये अभ्यास बाहरी दुनिया को आपकी भावनाएं निर्धारित करने का अवसर नहीं देता। इसके अलावा पूर्वाभ्यास की गई प्रतिक्रिया, प्रीमेडिटेटेड रिस्पॉन्स का सिद्धांत लागू करें। जब आप जानते हैं कि आपके जीवन में कौन से लोग या कौन सी परिस्थितियां लगातार आपको परेशान करती हैं, तो उनके लिए एक तैयार स्क्रिप्ट रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका सहकर्मी हमेशा कटाक्ष करता है, तो तय करें कि आप या तो पूरी तरह से चुप रहेंगे या केवल एक शांत, तथ्यात्मक वाक्य कहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया को पहले से तय करने से आप आवेग के क्षण में निर्णय लेने की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। आप स्वचालित रूप से अपनी सबसे अच्छी, सबसे अनुशासित प्रतिक्रिया पर पहुंच जाते हैं।
न कि उस सहज विनाशकारी प्रतिक्रिया पर। एक और शक्तिशाली उपकरण है स्वीकृति का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन तथ्यों को तुरंत स्वीकार करें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जब आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो स्वीकार करें, मैं फंस गया हूं। इस तथ्य को स्वीकार करने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन यह प्रतिरोध की उस आंतरिक लड़ाई को समाप्त कर देता है जो आपको तनाव देती है। प्रतिरोध ही वो संघर्ष है जो पीड़ा पैदा करता है। स्वीकृति के बाद आप अपनी ऊर्जा को उत्पादक चीजों पर लगा सकते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट सुनना या अपनी अगली परियोजना की योजना बनाना। आप स्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसे एक अवसर में बदल सकते हैं। इसके विपरीत हमें स्वयं के कार्यों का लेखा जोखा, इन्वेंट्री ऑफ सेल्फ एक्शंस रखने की आवश्यकता है। हर शाम अपने दिन का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। यह मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि आपने क्या हासिल किया जो बाहरी है, बल्कि इस आधार पर कि आपने कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया दी जो आंतरिक है। क्या आपने आज धैर्य का अभ्यास किया? क्या आपने अन्याय के सामने न्याय बनाए रखा? क्या आपने अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया की? ये आत्मजांच आपको लगातार अपने नैतिक मानकों के प्रति जवाबदेह रखती है। ये बाहरी दुनिया को भूल जाने और केवल अपने चरित्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मनियंत्रण कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी है जिसे लगातार प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब आप जानबूझकर छोटी छोटी चीजों पर नियंत्रण छोड़ना शुरू करते हैं, जैसे कि भोजन की तुच्छ इच्छाएं या सोशल मीडिया को बार बार देखने का आग्रह, तो आप बड़ी चुनौतियों के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। ये छोटे संघर्षों में जीत हासिल करने जैसा है, ताकि जब बड़ा युद्ध हो तो आपके पास लड़ने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति हो। परिणाम स्वरूप इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग आपको एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं होते, बल्कि उनके संचालक होते हैं। आप अपने मन को एक प्रयोगशाला बना लेते हैं, जहां हर चुनौती आत्म सुधार का एक नया प्रयोग बन जाती है। आप भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, एक ऐसी स्वतंत्रता जो आपको किसी भी बाहरी घटना से विचलित हुए बिना अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ने की अनुमति देती है। ये आंतरिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे रोजाना के अभ्यास से मजबूत किया जाता है। अब इस अनुशासन को अपने जीवन के ताने बाने में बुनने का समय आ गया है। अब जब हमने आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों को स्थापित कर लिया है और उन्हें दैनिक जीवन में लागू करने के तरीके सीख लिए हैं, तो अंतिम चरण है इस आंतरिक शांति को अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य के साथ जोड़ना। ये केवल चुनौतियों का सामना करने की क्षमता नहीं है, ये एक ऐसा जीवन जीने का आधार है जो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण हो। हमें अपने कार्यों को उस नैतिक कंपास से जोड़ना होगा जो हमें बताता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, और बाकी सबको केवल पृष्ठभूमि का शोर मानना है। सबसे पहले हमें सामाजिक योगदान, सोशल कंट्रीब्यूशन के महत्व को समझना होगा। स्टोइक दर्शन ये नहीं सिखाता कि आप स्वयं को दुनिया से अलग कर लें। इसके विपरीत ये सिखाता है कि हम एक विशाल, परस्पर जुड़े हुए समुदाय का हिस्सा है। आपकी आंतरिक शांति और आपका आत्मनियंत्रण केवल आपकी अपनी भलाई के लिए नहीं है, वे आपको दूसरों की सेवा करने के लिए बेहतर स्थिति में लाते हैं। जब आप शांत और केंद्रित होते हैं, तभी आप अन्याय का सामना करने, जरूरत में मदद करने
और अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं से लड़ रहा है, वो दूसरों के लिए एक मजबूत स्तंभ नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त हमें अपने मौलिक मूल्यों, कोर वैल्यूज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं जानते कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं, तो आप हर हवा के झोंके से गिर जाएंगे। आपके मूल्य जैसे ईमानदारी, साहस, न्याय और अनुशासन ही आपके आंतरिक किले की दीवारें हैं। हर कार्य, हर निर्णय इन मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। जब बाहरी आलोचना होती है, तो आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरा कार्य मेरे मूल्यों के अनुरूप था? यदि हां, तो बाहरी राय महत्वहीन हो जाती है। यदि नहीं, तो आपको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुधार करने की आवश्यकता है। ये आंतरिक संगति ही अजेयता प्रदान करती है। इसके विपरीत हमें मृत्यु का चिंतन, मोमेंटो मोरी, को जीवन शक्ति के स्रोत के रूप में देखना चाहिए, न कि डर के रूप में। यह मार्कस ऑरेलियस का शाश्वत अनुस्मारक है। आप किसी भी क्षण जीवन छोड़ सकते हैं। ये विचार निराशाजनक नहीं है, ये अभूतपूर्व रूप से प्रेरक है। ये हमें अनावश्यक झगड़ों, तुच्छ चिंताओं और टालमटोल पर समय बर्बाद करने से रोकता है। जब आप हर कार्य को ऐसे करते हैं जैसे कि वो आपका अंतिम हो, तो आप उसे पूरी ईमानदारी, एकाग्रता और उत्कृष्टता के साथ करते हैं। ये जागरूकता हमें तुरंत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज अच्छा बनने के लिए, कल नहीं। परिणाम स्वरूप ये सब एक मास्टरपीस जीवन, मास्टरपीस लाइफ बनाने की ओर ले जाता है। आपका जीवन एक कलाकृति है और आप इसके एकमात्र मूर्तिकार हैं। हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय आपके चरित्र में एक छेनी का वार है। क्या आप अपनी कलाकृति को दूसरों की मूर्खतापूर्ण राय या बाहरी घटनाओं के हाथों विकृत होने देंगे, या आप जानबूझकर, सावधानीपूर्वक अपने उच्चतम आदर्शों के अनुसार इसे आकार देंगे? स्टोइक अनुशासन आपको केवल जीवित रहने में मदद नहीं करता, यह आपको शानदार ढंग से जीने में मदद करता है। ये यात्रा, ये आंतरिक संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। ये एक सतत अभ्यास है, सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात के अंतिम विचार तक। लेकिन अब आप जानते हैं कि कहां देखना है। आप जानते हैं कि वास्तविक युद्ध बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके मन में लड़ा जाता है। आपके पास वो उपकरण है, विवेक, आत्मनियंत्रण और स्वीकृति का साहस। इसलिए अब कार्य करें। अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहें, अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहें, और याद रखें कि आपका सबसे बड़ा शत्रु हमेशा आपके भीतर होता है। वो हिस्सा जो प्रतिक्रिया करना चाहता है, जो शिकायत करना चाहता है, जो टालना चाहता है। इसे अनुशासित करें, इसे नियंत्रित करें। अपने भीतर की शांति को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनने दें। ये स्वतंत्रता, ये आंतरिक प्रभुत्व वो विरासत है जिसे आप हर दिन अपने कार्यों से बुनते हैं। उठो और अपने जीवन के स्वामी बनो। यही सच्ची शक्ति है। इस गहन अंतर्दृष्टि के आधार पर हमें अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए। आत्मनियंत्रण का अगला स्तर केवल आवेगों को रोकना नहीं है, बल्कि अपनी सहमति की शक्ति, डिसिप्लिन ऑफ असेंट, को अनुशासित करना है। हर विचार जो मन में आता है वो सत्य नहीं होता। अक्सर वे पूर्वाग्रह, अटकलें या भावनात्मक अतिरंजना होते हैं। हमें अपने मन को एक ऐसी अदालत बनाना होगा जहां हर आरोप, हर धारणा, हर भय को सिद्ध किया जाना चाहिए। जब कोई सहकर्मी आपको नजरअंदाज करता है, तो मन तुरंत
ये निष्कर्ष निकालता है, वे मेरा अनादर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सत्य है, या वे बस व्यस्त है, या किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे हैं? विवेकपूर्ण व्यक्ति भावनाओं के वकील को तुरंत बोलने की अनुमति नहीं देता। वो तथ्यों के साक्ष्य की मांग करता है। इसके अतिरिक्त हमें यह समझना होगा कि आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए एक सक्रिय ध्यान प्रजोक की आवश्यकता होती है। ये केवल एक क्षणिक जागरूकता नहीं है, बल्कि एक निरंतर सतर्कता है जो ये सुनिश्चित करती है कि आपका नैतिक कंपास कभी दिशा न खोए। ये उस अनुभवी गार्ड की तरह है जो दिन के हर घंटे अपने पोस्ट पर खड़ा रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अवांछित विचार या बाहरी प्रभाव आपके आंतरिक किले में घुसपैठ न कर सके। जब हम पूर्ण ध्यान देते हैं तो हम अनावश्यक इच्छाओं और भय को अपने निर्णय को दूषित करने से रोकते हैं। ये मानसिक कवच हमें उस क्षण में कार्य करने की अनुमति देता है जो हमारे उच्चतम मूल्यों के अनुरूप हो, न कि उस क्षणिक उत्तेजना के अनुरूप जो हमें विचलित करती है। अब एक भिन्न लेकिन अधिक मूलभूत क्षेत्र पर विचार करें, शारीरिक कष्ट। स्टोइक सिद्धांत केवल भावनात्मक झटकों से निपटने के लिए नहीं है। यह तब भी लागू होता है जब शरीर स्वयं विद्रोह करता है। बीमारी या चोट जब आती है तो दर्द एक अपरिहार्य शारीरिक तथ्य है, लेकिन ये असहनीय है या ये अनुचित है का निर्णय हमारी पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है। हमें दर्द को केवल एक शारीरिक सनसनी के रूप में देखना सीखना होगा, एक तीव्र सूचना, न कि चरित्र के पतन के रूप में। हम दर्द की प्रकृति का विश्लेषण कर सकते हैं। क्या यह तीव्र है या मंद? क्या यह फैल रहा है या सीमित है? इस तरह हम उस भावनात्मक लेबल को हटा देते हैं जो दर्द को दुख में बदल देता है, और हम अपने मन को शारीरिक पीड़ा के ऊपर स्थापित कर देते हैं। तथापि इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमें भौतिक साधनों की उपेक्षा करनी चाहिए। धन, स्वास्थ्य और उच्च पद तटस्थ साधन इंडिफरेंस हैं। वे स्वयं में न तो अच्छे हैं और न ही बुरे, लेकिन वे पसंदीदा तटस्थ प्रेफर्ड इंडिफरेंस बन जाते हैं क्योंकि उनका उपयोग सद्गुणों को साधने के लिए किया जा सकता है। धन का पीछा करना नहीं, बल्कि उसका न्याय संगत उपयोग करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। ये एक शक्तिशाली उपकरण की तरह है, न तो अच्छी है न बुरी, लेकिन इसका उपयोग करने वाले के इरादे से इसका मूल्य तय होता है। यदि आप धन का उपयोग उदारता या न्याय के लिए करते हैं, तो आप तटस्थ साधन को नैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित करते हैं। इसके बावजूद एक सूक्ष्म जाल है जिससे हमें लगातार बचना चाहिए। यह सुखवादी अनुकूलन, हिडोनिक एडेप्टेशन का चक्र है। हम सोचते हैं कि एक बार जब हम वो पद, वो वस्तु या वो संबंध प्राप्त कर लेंगे तो हम स्थायी रूप से खुश हो जाएंगे। लेकिन मानव मन जल्दी ही नई परिस्थितियों का अभ्यस्त हो जाता है और खुशी का स्तर तेजी से शून्य पर लौट आता है, जिससे हमें अगले लक्ष्य की तलाश करनी पड़ती है। यदि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं तो हम एक अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं। सच्ची संतुष्टि बाहरी परिणाम में नहीं, बल्कि आंतरिक प्रयास और नैतिक प्रगति में निहित है। ये जानना कि आपने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया और विवेक के साथ कार्य किया, यही वो संतुष्टि है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस तरह हम बाहरी दुनिया की अस्थिरता को दरकिनार करते हुए अपने आंतरिक नैतिक विकास को ही एकमात्र माप मानते हैं। पिछले विचारों से आगे बढ़ते हुए अब हमें उस मौलिक सत्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें केवल व्यक्तिगत आत्म सुधार से परे ले जाता है।
सच्ची स्टोइक शक्ति एकांत में नहीं पाई जाती, बल्कि हमारे दायित्वों के क्रमिक विस्तार में है। जीवन का उद्देश्य केवल अपनी नाव को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि हम एक विशाल साझा जहाज के यात्री हैं। ये हमारी प्राकृतिक आत्मीयता ओकेसिस का सिद्धांत है, वो सहज बोध कि हम सभी एक ही मानवता के वृत्त में शामिल हैं। ये वृत्त स्वयं से शुरू होता है, परिवार और मित्रों तक फैलता है और अंततः पूरी मानव जाति को गले लगाता है। यदि हम केवल अपने ही आंतरिक किले पर ध्यान केंद्रित करते रहे, तो हम एक शानदार ढंग से सुसज्जित लेकिन अलग थलग जेल में कैद हो जाएंगे। इस पर गहराई से विचार करें। प्रकृति ने हमें एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने के लिए प्रोग्राम किया है। ये जुड़ाव ही हमारे कर्म का आधार बनता है। ये आसान होता है अपने रक्त संबंधों के प्रति दयालु होना, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हमें किसी अपरिचित या यहां तक कि किसी विरोधी के प्रति भी सद्भाव और न्याय बनाए रखना होता है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मूर्खतापूर्ण या अनैतिक कार्य करता है, तो हमारा पहला आवेग उन्हें खारिज करना होता है। लेकिन स्टोइक हमें याद दिलाते हैं कि वो व्यक्ति भी उसी तार्किक व्यवस्था का हिस्सा है जिसके आप हैं। उनका दोष केवल ज्ञान की कमी है। इस समझ के साथ उनके प्रति व्यवहार करना, क्रोध के बजाय करुणा और उपदेश के साथ, हमारे अपने चरित्र को मजबूत करता है, क्योंकि हम अपनी मानवता के वृत्त को तोड़ने से इनकार करते हैं। दूसरी ओर, आधुनिक जीवन हमें एक ऐसी दौड़ में फंसाता है जहां हम लगातार अपनी बाहरी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो बड़ी पदवी, वो महंगी घड़ी या वो सामाजिक प्रभाव, हम इन्हें अपनी आंतरिक पहचान का विस्तार मान लेते हैं। परंतु हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ये सभी चीजें भाग्य की दया पर निर्भर करती है और किसी भी क्षण छीन ली जा सकती है। ये एक रेत के महल जैसा है जिसे आपने अथक परिश्रम से बनाया है, लेकिन एक अप्रत्याशित ज्वार उसे ध्वस्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी पहचान अपने कार्यस्थल के पदनाम से जोड़ता है, वो उस क्षण टूट जाता है जब वो पदनाम उससे छीन लिया जाता है। इसके विपरीत, सच्ची दौलत वह है जिसे कोई बाह्य शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। न तो बाजार का पतन, न किसी तानाशाह का फरमान और न ही प्राकृतिक आपदा इसे नष्ट कर सकती है। यह आपकी आंतरिक क्षमता है, आपका विवेकपूर्ण निर्णय लेने का साहस, आपकी ईमानदारी और आपका दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार। यह संपत्ति आपके चरित्र की नींव है। ये वो खजाना है जिसे आप अपने अंतिम क्षणों तक अपने साथ ले जाते हैं, और इसे आपकी आत्मा के खाते से कोई भी ऋणदाता नहीं ले सकता। ये मान्यता हमें बाहरी दिखावे के जाल से मुक्त करती है और हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में है, हमारा नैतिक प्रदर्शन। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं स्वतः ही विलीन हो जाती है। ईर्ष्या तभी पनपती है जब हम मानते हैं कि किसी और की बाहरी सफलता, संपत्ति या भाग्य में हमारी खुशी की चाबी छिपी है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा अपनी आंतरिक संपत्ति के निर्माण में लगाते हैं, तो आप दूसरों की क्षणिक चमक से अप्रभावित रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक शानदार महल में रहता है लेकिन उसका चरित्र भ्रष्ट है, तो आप उससे ईर्ष्या क्यों करेंगे? आप जानते हैं कि आपके पास अपने मन का एक ऐसा किला है जो उनके महल से कहीं अधिक मूल्यवान और सुरक्षित है। इस परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए हमें समय के उपयोग पर भी गहरा ध्यान देना होगा। आधुनिक दुनिया हमें व्यस्त रहने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन स्टोइक हमसे पूछते हैं, क्या आप गुणवत्तापूर्ण रूप से जी रहे हैं
ये केवल कार्यों को पूरा करने का सवाल नहीं है, ये हर पल को नैतिक रूप से उपयोग करने का सवाल है। जब आप खाली समय में होते हैं तो क्या आप विकर्षणों की ओर भागते हैं, या क्या आप आत्मनिरीक्षण और सीखने के लिए उस समय का उपयोग करते हैं? हमें समय को एक सीमित संसाधन के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा सिक्का जिसे हम केवल एक बार खर्च कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसे केवल उन कार्यों में निवेश करें जो हमारे नैतिक विकास और हमारे विस्तारित मानवीय दायित्वों को आगे बढ़ाते हैं। यह समय का सच्चा प्रबंधन है। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता के सबसे मौलिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा, हमारी नैतिक चयन की क्षमता। ये शक्ति जिसे दार्शनिकों ने प्रोहेरेसिस कहा है, वो एकमात्र चीज है जो वास्तव में हम हैं। ये हमारा शरीर नहीं है, नहीं हमारी सामाजिक भूमिकाएं, और न ही हमारे आसपास की वस्तुएं। ये वो आंतरिक संकाय है जो तय करता है कि हम बाहरी घटनाओं का उपयोग कैसे करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कुशल शिल्पकार हैं। हो सकता है कि आपको टूटे फूटे उपकरण दिए गए हों, शायद लकड़ी सड़ी हुई हो या बाजार बंद हो, लेकिन आपकी कारीगरी की गुणवत्ता, आपका विवेकपूर्ण निर्णय लेने का कौशल हमेशा आपके नियंत्रण में रहता है। ये बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं जो आपको परिभाषित करती है, बल्कि आपका ये चुनाव कि आप उन परिस्थितियों के बावजूद कैसे काम करते हैं। यह हमारी आत्मा का वो अभेद्य केंद्र है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति क्षीण नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त हमें अपने मन में आने वाले हर विचार को एक अनियंत्रित छाप, फैंटासिया से एक सिद्ध निर्णय, हाइपोलैप्सिस में बदलने के अनुशासन को सक्रिय करना होगा। जब कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आता है तो कच्ची संवेदना केवल संख्याएं होती है। तुरंत मन छलांग लगाता है, मैं वित्तीय संकट में हूं। यह दूसरा कदम, यह भावनात्मक लेबल ही वो जहर है जो हमारी शांति को नष्ट करता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस तात्कालिक निर्णय को रोक देता है। वो उस विचार को अपने सामने रखता है जैसे कि वो किसी और का हो और तर्क की कसौटी पर कसता है। क्या ये छाप सत्य को पूरी तरह से दर्शाती है? क्या ये डर तर्कसंगत है? इस जानबूझकर ठहराव के माध्यम से हम अपने मन को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के स्वचालित गुलाम बनने से रोकते हैं, और हम अपनी चेतना के प्रवेश द्वार पर एक सतर्क संतरी स्थापित करते हैं। परिणाम स्वरूप सद्गुण कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास से विकसित किया जाता है। यदि आप छोटी छोटी असुविधाओं पर चिढ़ जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन का धीमा होना या किसी कतार में लंबा इंतजार करना, तो आप वास्तव में क्रोध और अधीरता का अभ्यास कर रहे हैं। इसके विपरीत हमें जानबूझकर छोटी मानसिक कसरतें, स्मॉल स्पोर्ट्स करनी चाहिए। ये वे क्षण है जहां आप धैर्य की मांसपेशियों को मोड़ते हैं। जब आपको इंतजार करना पड़े तो इसे अपने मन को अनुशासित करने के अवसर के रूप में देखें। ये अभ्यास आपको दैनिक जीवन के छोटे घर्षणों में जीतना सिखाता है, ताकि जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगे तो आपका मन स्वचालित रूप से शांत और अनुशासित प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो। मानसिक अनुशासन तलवार को धार देने जैसा है। इसे हर दिन सावधानी पूर्वक रगड़ने की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है: भविष्य के परिणामों से भावनात्मक अलगाव। हम सावधानी पूर्वक योजनाएं बनाते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि निष्पादन और परिणाम हमारे हाथों में नहीं है। एक वास्तुकार एक त्रुटिहीन संरचना का डिजाइन बना सकता है, लेकिन वो भूकंप को
नियंत्रित नहीं कर सकता। उसकी नैतिकता और उसका मूल्य उसके डिजाइन की गुणवत्ता और विफलता के सामने उसके दृढ़ संकल्प में निहित है, न कि इस बात में कि इमारत 100 साल तक खड़ी रही या नहीं। हमें अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो पूरी तरह से हमारा है, और परिणाम को ब्रह्मांड की व्यवस्था के अधीन छोड़ देना चाहिए। यह हमें विफलताओं के डर से मुक्त करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने की अनुमति देता है, बिना किसी परिणामी चिंता के। अंततः हमें आत्मजांच की प्रक्रिया में एक तटस्थ लेखा परीक्षक की भूमिका निभानी होगी। हम अक्सर अपने दोषों के प्रति बहुत उदार होते हैं, उन्हें बस मेरी आदत कहकर माफ कर देते हैं। हमें अपने आप को एक कठोर लेकिन निष्पक्ष न्यायाधीश की आंखों से देखना होगा। अपनी प्रेरणाओं का ईमानदारी से विश्लेषण करें। क्या मैंने ये कार्य प्रसिद्धि के लिए किया या न्याय के लिए? क्या मैंने ये बात प्रतिशोध के लिए कही या सत्य के सम्मान के लिए? ये आत्मनिरीक्षण का कठोर अनुशासन ही हमें आत्मछल के अंधेरे कोनों से बाहर निकालता है। ये वो निरंतर जवाबदेही है जो सुनिश्चित करती है कि हमारी नैतिक प्रगति केवल एक विचार न हो, बल्कि एक सिद्ध दैनिक वास्तविकता हो। अतः इस नींव पर आगे बढ़ते हुए हमें यह जानना होगा कि कार्य का मात्र बाहरी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है। सच्ची स्टोइक उत्कृष्टता इरादे की गुणवत्ता, मोटिव प्योरिटी में निहित है। किसी भी कर्तव्य का पालन करना, जैसे समय पर कर चुकाना या किसी बीमार पड़ोसी की मदद करना, केवल उचित कार्य, अप्रोप्रिएट एक्शन हो सकता है। लेकिन जब वही कार्य बिना किसी बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा की अपेक्षा या छिपी हुई स्वार्थ सिद्धि के किया जाता है, तभी वो उत्तम कार्य, परफेक्ट एक्शन बन जाता है। यदि कोई व्यापारी दान इसलिए देता है ताकि उसका नाम चमके, तो उसका कार्य उचित हो सकता है, लेकिन उसका नैतिक मूल्य क्षीण हो जाता है। हमें अपने कार्य की बाहरी खोल पर नहीं, बल्कि उस बीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे वो अंकुरित हुआ है। अपने आंतरिक तर्क से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, या इसलिए कि ये मुझे अच्छा महसूस कराएगा? यही वो सूक्ष्म भेद है जो आत्म प्रभुत्व को परिभाषित करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन के क्षुद्र झगड़ों और तात्कालिक चिंताओं से निपटने के लिए हमें ऊपर से दृश्य, द व्यू फ्रॉम अबव की अवधारणा को अपनाना होगा। अपनी वर्तमान स्थिति से मानसिक रूप से ऊपर उठिए और अपने जीवन को इतिहास के विशाल कैनवास पर एक छोटे से बिंदु के रूप में देखिए। उस समय के बारे में सोचिए जो आपके पहले बीत चुका है, लाखों वर्ष, और जो आपके बाद आएगा। इस ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में आपकी वो छोटी सी असुविधा, वो व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता या वो निजी अपमान कितना महत्व रखता है? ये अभ्यास हमारे अहंकार को तुरंत ध्वस्त कर देता है। हमें ये याद दिलाता है कि हम धूल के कण मात्र हैं, जो क्षण भंगुरता के एक छोटे से अंतराल में मौजूद है। ये दृष्टिकोण दैनिक जीवन के नाटक को शांत करता है, हमें अनावश्यक रूप से अतिरंजित प्रतिक्रियाओं से बचाता है। इसके समानांतर आत्मनियंत्रण का एक सूक्ष्म आयाम हमारी वाणी का अनुशासन है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे शब्द हमारी मानसिक ऊर्जा का सीधा बहिर्वाह होते हैं। अनावश्यक गपशप, दूसरों की आलोचना या केवल अपनी राय थोपने का आग्रह, ये सभी अनुशासनहीन मन के लक्षण हैं। महान शक्ति अक्सर मौन में निवास करती है। जब आप अपनी जीभ को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। आप अपने भीतर एक ऐसी शांत जगह बनाते हैं जहां आप बाहरी शोर को संसाधित कर सकते हैं, बिना अपनी आंतरिक शांति को लीक किए। अनावश्यक रूप से न बोलने का चुनाव
आपको दूसरों की मूर्खतापूर्ण बातों में शामिल होने से बचाता है और आपकी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित रखता है जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। आपका आंतरिक संवाद, जहां एक ओर ये अनुशासन आवश्यक है, वही दूसरी ओर हमें आदतों की वास्तुकला पर ध्यान देना होगा। आत्म सुधार कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं है, ये दैनिक अपरिवर्तनीय आदतों का परिणाम है। अपने सबसे कमजोर क्षणों की पहचान करें। शाम की थकान, सुबह का आलस्य और उन क्षणों के लिए निवारक क्रियाएं स्थापित करें। यदि आप जानते हैं कि आप सुबह टालमटोल करते हैं, तो उठते ही सबसे कठिन कार्य को पूरा करने की शपथ लें। इस तरह आप आलस्य की आदत के बजाय सक्रियता की आदत को मजबूत करते हैं। ये छोटी दैनिक जीते ही भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए आपकी मानसिक दृढ़ता को सींचती है। ये सिर्फ प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से संचित जीवन जीने का सार है। फलस्वरूप ये सब हमें एक निर्णायक निष्कर्ष की ओर ले जाता है: प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गुफाओं में रहें या सभ्यता को त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम सार्वभौमिक तर्क, यूनिवर्सल रीजन के अनुरूप कार्य करें। प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ चक्रीय है, सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो हम प्रकृति के खिलाफ लड़ते हैं। ज्ञान यह है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है और हमारा कार्य इस प्रवाह में विवेकपूर्ण ढंग से समायोजित होना है। यदि हम अपने कार्यों को तर्कसंगता, न्याय और साहस के शाश्वत नियमों के साथ संरेखित करते हैं, तो हम अनावश्यक संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं। हम एक ऐसी चट्टान बन जाते हैं जिस पर लहरें टकराती हैं, लेकिन जिसे वे हिला नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सच्ची पहचान हमारे शाश्वत तर्कसंगत चरित्र में निहित है। इस यात्रा के दौरान हमने बाहरी दुनिया के कोलाहल से आंतरिक विवेक की शांत ध्वनि को अलग करने का अभ्यास किया है। हमने सीखा है कि वास्तविक संघर्ष किसी प्रतिद्वंद्वी के शब्दों या भाग्य की कठोरता के साथ नहीं है, बल्कि उस क्षणिक आवेग के साथ है जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करता है। जब हम इन सभी अंतर्दृष्टियों को एक साथ पिरोते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति का केंद्र हमारे अपने मन की दहलीज पर स्थित है। हमने अपनी चेतना को एक ऐसी प्रयोगशाला में बदल दिया है जहां हर बाहरी घटना को केवल कच्चे डेटा के रूप में देखा जाता है, न कि भावनात्मक निर्णय के रूप में। ये संचित अनुशासन हमें भावनाओं के ज्वार में बहने से बचाता है और हमें उस आंतरिक संतुलन को बनाए रखने की क्षमता देता है जो किसी भी बाहरी तूफान से अप्रभावित रहता है। ये उस मूर्तिकार के समान है जो जानता है कि पत्थर का बाहरी रूप चाहे जैसा भी हो, अंतिम कलाकृति केवल उसकी अपनी छेनी की निपुणता पर निर्भर करती है। हमने देखा कि जीवन का सच्चा मूल्य भौतिक संपदा या क्षणिक प्रशंसा में नहीं है, बल्कि उस चरित्र के निर्माण में है जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। ये एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जो आपके हर निर्णय और हर क्रिया में परिलक्षित होती है। जब हम अपनी पहचान को अस्थिर बाहरी पदवियों या संपत्ति से हटाकर अपने नैतिक इरादों की शुद्धता से जोड़ते हैं, तो हम एक नई प्रकार की स्वतंत्रता अर्जित करते हैं। ये स्वतंत्रता हमें ईर्ष्या और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा के बोझ से मुक्त करती है। अब हम दूसरों की सफलता को खतरे के रूप में नहीं देखते, बल्कि केवल एक तटस्थ तथ्य के रूप में देखते हैं। हमने अपनी आत्मा को एक ऐसा अटूट दुर्ग बना लिया है जिसकी दीवारें केवल विवेक और न्याय से बनी है। इस दुर्ग के भीतर हम सुरक्षित हैं।
क्योंकि हमने अपनी खुशी की चाबी दुनिया के हाथों में देना बंद कर दिया है। ये यात्रा किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मार्ग पर चलने के बारे में है जो हमें हर दिन बेहतर बनाता है। ये आत्म सुधार एक सतत प्रक्रिया है, एक मानसिक कसरत जिसका अभ्यास हमें हर सुबह, हर संवाद और हर चुनौती में करना होता है। अब आप केवल समस्याओं का सामना नहीं करते, आप उन्हें अपने विकास के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ये एक सक्रिय वास्तुकला है जहां आप अपनी आदतों को इस तरह से संरचित करते हैं कि वे स्वचालित रूप से आपके उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाएं। ये जानकर कि परिणाम अंतिम रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम अपनी सारी ऊर्जा प्रयास की उत्कृष्टता में निवेश करते हैं। इस समझ के साथ जीवन अब एक डरावनी अनिश्चितता नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा मंच बन जाता है जहां हम हर पल अपने नैतिक कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। इन सभी धागों को एक साथ खींचते हुए चिंतन ये स्पष्ट करता है कि हमारा प्राथमिक दायित्व स्वयं के प्रति नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक तर्क के प्रति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आंतरिक शांति का निर्माण बाहरी दुनिया के प्रति हमारे दायित्वों को पूरा करने का आधार है। हमने अपने मन को भावनाओं के दासत्व से मुक्त करने का जो कौशल सीखा है, वो अब हमें अधिक प्रभावी, अधिक दयालु और अधिक न्यायप्रिय व्यक्ति बनने में सक्षम बनाता है। छोटे छोटे दैनिक अनुशासन एक संचित प्रभाव पैदा करते हैं जो हमें जीवन के बड़े झटकों के लिए तैयार करता है। हमने उस भ्रम को तोड़ दिया है कि हम भाग्य के शिकार हैं। इसके बजाय हमने अपने भीतर उस शक्ति को पहचाना है जो हमें जीवन की हर स्थिति का लेखक बनाती है। अब हमारे सामने एक स्पष्ट आह्वान है, उस ज्ञान को अपने अस्तित्व के ताने बाने में बुनना। अब समय आ गया है कि हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष को आत्मसात करें, उस अंतिम सत्य को जानें जो हमें न केवल परिस्थितियों से ऊपर उठाता है, बल्कि हमें अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर भी निर्देशित करता है। वो शक्ति जो हमने खोजी है, वो केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं है, वो एक अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और मानवीय जीवन जीने के लिए है। हमने ये गहन यात्रा बाहरी घटनाओं के शोरगुल से आंतरिक विवेक के शांत केंद्र तक तय की है। अब जब हम इस चिंतन को विराम देने जा रहे हैं, तो हमें उस सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष को आत्मसात करना होगा जो इन सभी पाठों से निकलता है। सच्ची स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि आपके अपने मन की अभेद्यता में है। हमने अपने भीतर एक ऐसा अक्षुण्ण दुर्ग स्थापित कर लिया है जहां दुनिया की कोई भी सेना, कोई भी आलोचना या कोई भी दुर्भाग्य हमारी सहमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। ये ज्ञान हमें केवल जीवित रहने की कला नहीं सिखाता, ये हमें एक संप्रभु अस्तित्व की गरिमा प्रदान करता है। ये समझना आवश्यक है कि ये आत्मनियंत्रण कोई निष्क्रिय पलायन नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करने का एक सक्रिय और साहसी तरीका है। जब हम बाहरी परिणामों को नियंत्रित करने की व्यर्थ इच्छा को त्याग देते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा हमारे प्रयास की शुद्धता और हमारे इरादे की अखंडता पर केंद्रित हो जाती है। अब हम भाग्य के हाथों की कठपुतली नहीं है, बल्कि अपने चरित्र के निर्माता है। जीवन के संघर्ष अब दंडात्मक बाधाएं नहीं रहते, बल्कि हमारे कौशल को निखारने के लिए आवश्यक कच्चे माल बन जाते हैं। हर झटका, हर निराशा, हर अन्याय केवल एक अवसर बन जाता है, धैर्य का प्रदर्शन करने का, न्याय बनाए रखने का और मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखने का अवसर। ये अंतिम सत्य हमें एक मौलिक जिम्मेदारी सौंपता है, अपने मन के संप्रभु शासक बने रहना। हमारा सर्वोच्च उद्देश्य अब भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है,
बल्कि शाश्वत विवेक के अनुरूप जीना है। जब हम अपने हर कार्य को तर्क और न्याय के साथ संरेखित करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की उस महान व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा लेते हैं जो परिवर्तन और क्षय पर आधारित है। इस तालमेल में ही सच्ची शांति निहित है। हम जानते हैं कि शरीर नश्वर है, संपत्ति क्षण भंगुर है और प्रसिद्धि अस्थिर, लेकिन हमारा नैतिक चुनाव, हमारा प्रोहेरेसिस, ये वो आंतरिक ज्योति है जिसे कोई भी बाहरी हवा बुझा नहीं सकती। ये एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती। ये दर्शन केवल एक बौद्धिक व्यायाम नहीं है, बल्कि आपके जीवन का परिचालन तंत्र बनने की मांग करता है। अब समय आ गया है कि आप ज्ञान की पुस्तक को बंद करें और जीवन के मैदान में उतरें, जहां वास्तविक अभ्यास शुरू होता है। ये वो क्षण है जब आपको अपने सबसे कठिन सहकर्मी के कटाक्ष के सामने शांत रहना होगा, जब आपको अप्रत्याशित वित्तीय नुकसान के बावजूद गरिमा बनाए रखनी होगी, और जब आपको अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हुए साहस का प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि स्टोइसिज्म केवल ये जानने के बारे में नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, ये उस क्षण में बिना किसी हिचकिचाहट के उसे करने के बारे में है। इसलिए अपनी दैनिक साधना आरंभ करें, अपनी प्रतिक्रियाओं को जांचें, अपने इरादों को शुद्ध करें और हर सुबह उस आंतरिक किले की दीवारों को मजबूत करें। ये मत भूलिए कि आपका सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया के साथ नहीं, बल्कि आपके अपने आवेगों और अनिर्णित धारणाओं के साथ है। अपने मन को नियंत्रित करने की ये क्षमता ही आपको वो स्वतंत्रता प्रदान करती है जो दुनिया की कोई भी सत्ता या संपत्ति कभी नहीं दे सकती। यही सच्ची शक्ति है और ये आपके भीतर हर पल जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। अब उठो और अपनी नियति के स्वामी बनो।